Welcome, dear student. This is the Pahuja Law Academy. My name is Gyanen Pandey. As you know that this is the demo class on subject of NIA Negotiable Instrument Act 1881। आज हम 1881 NIA एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके एक प्रारूप देखेंगे कि NIA किस तरह का अधिनियम है, इसकी लॉ क्या है, किस तरह के इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं। जैसे कि नाम लिखत है तो लिखत का मतलब क्या है, निगोशिएबल नाम है, निगोशिएबल का मतलब क्या होता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसा कि दो शब्दों से मिलकर बना है, निगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब होता है परिधान, डिलीवरी, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक लिखत यानी एक ऐसा यंत्र, जो एक ऐसी वस्तु जो परिधान के द्वारा, मात्र परिधान के द्वारा ही अंतरणीय हो जाती है। अर्थात इसके लिए किसी अन्य औपचारिकता का मतलब किसी विधि के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता। उसको मात्र डिलीवरी के द्वारा ही हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण कर सकता है। जैसे रुपए की भांति, रुपए हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को डिलीवर कर देते हैं, और जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वह व्यक्ति उस लिखत का, उस रुपए का धारक हो जाता है। उसी तरह से प्रक्रम लिखत में भी जो लिखत हैं, हम देखेंगे कि किस तरह के लिखत हैं, इसमें किन किन लिखतों की बात प्रक्रम लिखत अधिनियम करता है। प्रक्रम लिखत अधिनियम की धारा 13 यह कहता है कि लिखत का मतलब वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक है। तो हम इन वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक के बारे में ही प्रक्रम लिखत अधिनियम के अंतर्गत पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रक्रम, जैसे कि हमने देखा कि प्रक्रम लिखत अधिनियम पर एक मैगजीम जो कमर्शियल लॉ, जो वाणिज्यिक संव्यवहारों के तहत लागू होती है, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो यह मैगजीम कहती है कि वही व्यक्ति किसी वस्तु को ट्रांसफर कर सकता है जिस पर वह वास्तविक स्वामित्व रखता है, जिस पर उसका हक रखता है। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसका अपवाद है। अर्थात वह मैगजीम क्या है, नेमो डेट को नॉट हैबिट, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छे हक का अंतरण किसी को नहीं कर सकता। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि अगर हम कोई व्यक्ति चोरी से कोई प्रॉपर्टी पा लेता है, तो वह जो है अगर किसी अन्य व्यक्ति को जो चोर डिलीवर कर रहा है, और वह व्यक्ति जो ले रहा है उस चोर से, तो वह व्यक्ति भले ही सद्भाव पूर्वक और प्रतिफल देकर उस प्रॉपर्टी को ले रहा है, तब भी वह सम्यक अनुक्रम धारक नहीं होगा। लेकिन वो आईपीसी की धारा 411 के तहत दंडित किया जाएगा। लेकिन प्रक्रम लिखत अधिनियम पे ऐसा लागू नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति चोरी से भी कोई लिखत प्राप्त किया है और वह किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है, और वह अन्य व्यक्ति अगर सद्भाव पूर्वक या विश्वास न करते हुए कि जिससे हम वह लिखत ले रहे हैं वह चोरी से प्राप्त किया है या खोया हुआ वस्तु प्राप्त किया है, तो उस दशा में अगर वह सद्भाव पूर्वक और प्रतिफल देकर लेता है तो वह एक सम्यक अनुक्रम धारक होगा, जो धारा 9 में बताया गया है। तो इस प्रकार यानी प्रक्रम लिखत अधिनियम पर नेमो डेट को नॉट हैबिट का नियम लागू नहीं होता। प्रक्रम लिखत का भी हमने देखा कि लिखत में 3 प्रकार के होते हैं, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक। तो वचन पत्र को प्रक्रम लिखत अधिनियम की धारा 4 में बताया गया कि और धारा 5 में विनिमय पत्र को बताया गया, और धारा 6 में चेक को परिभाषित किया गया। इसको क्रमशः हम देखें कि वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक होता क्या है और इसमें अंतर क्या है। तो पहली बार वचन पत्र को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देखें। अक्सर आप लोग इस चीज को समझे होंगे कि अगर आपके पास कोई रुपए है, चाहे वो किसी भी रकम का, 10 रुपए या 50 रुपए जो भी हो, तो उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए या 50 रुपए जो भी है उसको अदा करने का वचन देता हूं। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई वचन देता है कि मैं जो ये धारक है उस लिखत का मूल्य 10 रुपया होगा और मैं उसको देने का वचन करता हूं। यही स्थिति वचन पत्र एनआईए के थ्रू अगर कोई लिखत बनाता और वह वचन देता है कि मैं इस लिखत के धारक को या इस लिखत के धारक के आदेशानुसार या लिखत के वाहक को मैं 100 रुपए भुगतान करने का वचन देता हूं, तो वह व्यक्ति जिसके पास यह लिखत पहुंचता है उसमें उल्लिखित रकम को प्राप्त करने का हकदार हो जाता है। अर्थात वचन पत्र क्या है, वचन पत्र में किसी ऋण के भुगतान करने का वचन होता है, और वह धनराशि उसमें निश्चित होगी, निश्चित पक्षकार होंगे और निश्चित समय होगा, या
वह उसके आदेशानुसार जैसे मांग करेगा वैसे भुगतान करने, यानी कोई भी जो है शब्द होगी या कोई भी शर्त नहीं होगी, सारे सारे जो कंडीशन होंगे वो निश्चित होंगे। तो वह जो है ये क्या होगा, वचन पत्र होगा। वचन पत्र जैसे अब उदाहरण के तौर पे लिखें देखें तो उसमें लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उसी तरह से वचन पत्र में क्या है कि मैं लिखत के वाहक को या उसके आदेशानुसार 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जिसका मूल्य मैंने पहले से ले लिया हो। अर्थात वचन पत्र में दो पक्षकार होंगे, एक जो वचन दे रहा है और दूसरा जिसको भुगतान पाना है। तो जो वचन दे रहा है उसको लेखीवाल कहा जाता है या मूल ऋणी कहा जाता है, और जो पाने वाला है वह पेयी कहा जाता है। तो ये तो हुआ वचन पत्र। विनिमय पत्र क्या हुआ, वचन पत्र में जैसे दो पक्षकार हुए, वचन पत्र में 3 पक्षकार हो जाते हैं, और विनिमय पत्र में 3 पक्षकार हो जाते हैं। और क्या होता है, और एक पक्षकार जो लिखत का रचयिता है वह दूसरे व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उस लिखत के वाहक को या उसके आदेशानुसार एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे। तो आप देखें कि विनिमय पत्र में जो लिखत का रचयिता है वो किसी अन्य व्यक्ति को आदेशित करता है, ऑर्डर देता है कि तुम भुगतान करोगे किसको, जिसके पास यह लिखत है या उस लिखत का जो वाहक है या उसके आदेशानुसार, तो वो भुगतान करने का आदेश देता है। तो वचन पत्र में जहां दो पक्षकार और एक पक्षकार स्वयं भुगतान करने का अपने को आबद्ध करता है, उसमें विनिमय पत्र में जो लिखत का रचयिता है दूसरे व्यक्ति को आदेशित करता है। वह दूसरा व्यक्ति जो इसमें 3 पक्षकार हुए, एक होगा ड्रावर, एक होगा ड्रावी, और दूसरा जिसको भुगतान पाना है पेयी होता है। तो ड्रावर को लेखीवाल या रचयिता कहते हैं और ड्रावी को ऊपरवाल, एनआईए की भाषा में उसको ऊपरवाल कहा जाता है, और जो पाने वाला है वो पेयी है। तो ये तो हुआ विनिमय पत्र। अब आता है धारा 6 में चेक की बात करता है। तो चेक कहा धारा 6 में कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो मांग पर भुगतान किया जाएगा। अर्थात चेक भी क्या है, एक विनिमय पत्र है। तो इसमें विनिमय पत्र की शर्तें चेक पे भी लागू होंगी। चेक में भी 3 पक्षकार होंगे, लेकिन जहां विनिमय पत्र में लेखीवाल किसी को ऑर्डर कर रहा था, वह ऑर्डर क्या था, व्यक्ति को कर रहा था, निर्देश दे रहा था कि तुम उस लिखत के वाहक को भुगतान करो। इसमें चेक में क्या होता है, जो ड्रावी है वो हमेशा बैंक होता है, और लिखत का रचयिता यानी चेक का रचयिता बैंक को आदेशित करता है कि यह इस चेक में जो राशि लिखित की गई है उस चेक के वाहक को या उसके आदेशानुसार इस चेक का भुगतान करोगे। इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है वह वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक होगा। इसमें धारा ये 7 में इनके पक्षकारों के क्या नाम होंगे, उनके काम क्या कार्य होंगे, इनके बारे में बताया गया है। धारा 9 सम्यक अनुक्रम धारक की बात करता है। जैसे हमने शुरू में ही देखा कि सम्यक अनुक्रम धारक वह धारक होता है जो लिखत भले ही चोर से प्राप्त किया हो या किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किया हो जो उस लिखत का वास्तविक स्वामी नहीं है, लेकिन वह अगर सद्भाव पूर्वक इस बात पे विश्वास किए बिना उस लिखत को प्राप्त करता है प्रतिफल देकर, तो वह भी एक सम्यक अनुक्रम धारक होगा और उस लिखत का भुगतान प्राप्त करेगा और लिखत को अपने से दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है पृष्ठांकन के द्वारा। अगर चेक के संबंध में देखें, अगर चेक का भुगतान नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो धारा 138 कहती है कि जब चेक बाउंस हो जाता है, चेक बाउंस कब होगा 138 में, तो कहा 2 कंडीशन में, अगर लेखीवाल का जो चेक बना रहा है उसका पर्याप्त धन नहीं है उस बैंक में जो चेक में उल्लिखित किया गया है, या बैंक और लेखीवाल के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट से बियॉन्ड जाकर उसने लिखत बनाया है, चेक बनाया है, तो चेक उस समय क्या होगा, बैंक भुगतान करने से मना कर देगा और उसे ही चेक बाउंस कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति चेक का भुगतान नहीं प्राप्त कर पा रहा है जो चेक का धारक है, तो वह उसको राइट हो जाता है कि वह परिवाद लाकर मुकदमा कर सकते। और यह जो है इसके तहत अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच हुआ, अगर वो भुगतान नहीं पाया तो एक प्रकार का अपराध होगा। और धारा 138 कहती है कि वह परिवाद पर संस्थित किया जाएगा। कहां किया जाएगा, कौन सा न्यायालय देखेगा, तो वह कहा कि अगर महानगर क्षेत्र है तो महानगर मजिस्ट्रेट या
दूसरा अगर महानगर क्षेत्र नहीं है तो उस दशा में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट उस मामले का विचारण करेगा और 2 साल की सजा और उसमें जो चेक की राशि है उसके राशि से दोगुनी राशि तक का दंड अर्थदंड लगा सकता है, जुर्माना लगा सकता है। लेकिन यह कब करेगा, कब इन सब प्रक्रिया आएगी? पहली चीज कहा कि जिस दिन चेक बाउंस हो रहा है, जिस दिन चेक का भुगतान नहीं हो रहा है, उस भुगतान न होने की सूचना जो धारक है चेक का वह जो है उसके लेखीवाल को 30 दिन के अंदर देगा। जिस दिन से भुगतान नहीं पाया है उसके 30 दिन के अंदर उसकी सूचना देगा और सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वो भुगतान न किया हो तब बात कारण उत्पन्न होगा और इस दशा में वह जो धारक है चेक का वह परिवाद ला सकेगा। जो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में है तो महानगर मजिस्ट्रेट के वहां या अन्य दशा में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वहां ला सकेगा और वह जो है न्यायालय इस पे संज्ञान लेगा परिवाद के माध्यम से, कंप्लेंट के माध्यम से। इसमें एफआईआर नहीं होगा, कंप्लेंट के माध्यम से संज्ञान लेगा और वह न्यायालय सीआरपीसी की धारा 262 से लेकर 265 में जो संक्षिप्त विचारण की बात करता है, समरी ट्रायल की बात करता है, उस विचारण का के थ्रू विचारण करेगा और निर्णय प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो है चेक को आज हमने देखा कि एनआईए में लिखत का मतलब क्या होता है, चेक बाउंस होने पे क्या रेमेडी है। इन सब को देखते हुए हमने एनआईओ को आज पढ़ा। धन्यवाद।